हमारा आज का विषय है सरल रासायनिक सूत्र लिखने तथा नामकरण के नियम। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं के तो सिलेबस में है और कक्षा 10 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 10 में बच्चों को रासायनिक समीकरण लिखने पड़ते हैं और रासायनिक समीकरण बच्चे तभी लिख सकते हैं जब उन्हें रासायनिक सूत्र लिखने आते हो, उनका नामकरण करना आता हो। तो देखिए बच्चों, हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक आयनिक यौगिक और दूसरे सहसंयोजी यौगिक। सर्वप्रथम हम आयनिक यौगिकों पर चर्चा करेंगे। आयनिक यौगिक, जैसा कि नाम बता रहा है, आयन। आयन क्या होते हैं? आवेशित तत्व या आवेशित परमाणु को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धनायन तथा ऋणायन। धन आयन यानी जिन पे धनावेश है, ऋणायन यानी जिन पे ऋणावेश। देखिए बच्चों, मैं यहां पे कुछ प्रतीक लिख रहा हूं। Na प्लस, Cl माइनस। तो आप देखेंगे Na के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, शून्य है। तो ये क्या कहलाता है? उदासीन परमाणु। ये परमाणु है, इस पे ना तो धनावेश है ना ऋणावेश है। इसी प्रकार से क्लोरीन के ऊपर भी कोई आवेश नहीं है, तो ये उदासीन है, या हम कह सकते हैं इसके ऊपर शून्य आवेश है। लेकिन अगर आपसे देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा आवेश है? धनावेश है। और अब हम इसे क्या कहेंगे? सोडियम का धनावेश। इसी प्रकार से क्लोरीन, इसके ऊपर ऋण आवेश है, तो हम कहेंगे क्लोरीन का ऋण आवेशित तत्व या परमाणु। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने बहुत सारे प्रतीक लिखे हुए हैं, हम थोड़ी सी इन पे चर्चा कर लें। देखिए, सबसे पहले सोडियम। सोडियम पे कौन सा आवेश है? धन का। और देखिए बच्चों, जहां पे कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो उसका मतलब होता है एक। तो सोडियम पे आवेश कितना है? एक। और जिस तत्व का या परमाणु का जितना उस पे आवेश होता है उतनी उसकी संयोजकता होती है। सोडियम पे प्लस एक आवेश है तो उसकी संयोजकता भी कितनी होगी? एक। इसी प्रकार से पोटेशियम के प्लस के बाद भी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, तो यानी इसका आवेश कितना हुआ? एक, और संयोजकता एक। इसी प्रकार से सिल्वर, कॉपर। अब मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2 प्लस, तो इस पे आवेश कितना हुआ? +2, और इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 2 होगी। इसी प्रकार से कैल्शियम, यहां पे कितना लिखा हुआ है? 2 प्लस, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2, और आवेश भी 2। इसी प्रकार से जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। यहाँ पे आयरन के इधर 3 प्लस लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम के यहाँ 3 प्लस लिखा हुआ है, तो यानी दोनों की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो मैंने किसी किसी तत्व को 2 बार भी लिखा हुआ है। देखिए, कॉपर और कॉपर, क्या फर्क है दोनों में? हाँ, इसकी संयोजकता कितनी है? 1, और इसकी संयोजकता कितनी है? 2। तो जब इसकी संयोजकता 1 है तो हम ब्रैकेट में हम रोमन संख्या में क्या लिख देते हैं? 1। इसी प्रकार से कॉपर, यहां पर संयोजकता 2 है तो हमने रोमन अक्षरों में कितना लिख दिया? 2। क्या आप ऐसा और कोई तत्व देख पा रहे हैं? हाँ, एकदम सही, आयरन। अगर आप देखें, आयरन को भी हमने कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। यहाँ पे आयरन के यहाँ संयोजकता कितनी है? 2 प्लस, तो यहाँ पे रोमन संख्या में हमने कौन सी संख्या लिखी है? 2। इसी प्रकार से नीचे अगर आप इधर देखें, आयरन, यहाँ पे हमने संयोजकता कितनी है? 3 प्लस, आवेश 3 है तो संयोजकता भी 3 है, तो यहाँ पे हमने रोमन अक्षरों में लिखा है 3। सभी तत्वों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिन जिन तत्वों, कुछ तत्व होते हैं वो एक से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम रोमन अक्षर उसके साइड में लिख देते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी, 1 है या 2 है या 3 है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे भी कौन सा आवेश है? धन आवेश है। तो अब तक ये जो सारी मैंने चर्चा की धन आवेशित
तत्व थे, परमाणु थे। अब यहां देखिए, अगर आप देखें यहां पे H+ लिखा हो, यहां पे H-। आप देखिए तीनों में फर्क है। ऊपर जो मैंने लिखा है वो हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का धनायन है, और ये हाइड्रोजन का ऋणायन। एक बात और बच्चों, आप देखिए जो H है इसके लिए इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। जो मैंने H+ लिखा है इसके लिए इसका भी नाम क्या है? हाइड्रोजन का धनायन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाइड्रोजन का धनायन। जो H- है इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है? हाइड्राइड। यानी कि जब कोई तत्व ऋणावेशित परमाणु में बदल जाता है उस स्थिति में उसका नाम वो नहीं रहेगा। देखिए जब तक इन सब पे धनावेश था इनके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस इसको हम हाइड्रोजन का परमाणु कहेंगे, इसको हम हाइड्रोजन का धनायन कहेंगे। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन ऋणायन बन जाता है तब हम कुछ शब्दों को विलुप्त कर देते हैं और पीछे एक शब्द जोड़ देते हैं, आइड। जैसे कि देखिए इसका नाम हमने हाइड्राइड रखा है, तो ये कैसे बना? हाइड्रोजन, और हमने क्या किया, ये इन शब्दों और मात्रों को हमने विलोपित कर दिया, तो अब क्या बन गया? हाइड्राइड। तो यानी कि जब कोई परमाणु ऋणावेशित हो जाता है तो उसका नाम वो नहीं रहता, उसके नाम के पीछे क्या शब्द जुड़ जाता है? आइड। देखिए जैसे कि Cl चिन्ह तो क्लोरीन का है, लेकिन अब ये क्लोरीन नहीं कहलाया क्योंकि ऋणावेशित बन चुका है, तो क्या कहलाएगा? क्लोराइड। इसी प्रकार से ब्रोमीन का चिन्ह Br होता है, लेकिन अब ये कहलाएगा ब्रोमाइड। आयोडीन, आयोडाइड। ऑक्सीजन, ऑक्साइड। सल्फर, सल्फाइड। और नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? नाइट्राइड। और आप ये देखिए इन सब के ऊपर भी आवेश है, ऋणावेश है। तो जो ऋणावेशित तत्व होते हैं उनके पीछे क्या सब जुड़ जाता है? आइड। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे भी +1 संयोजकता 1 क्योंकि आवेश 1 है। यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं लिखी तो संयोजकता कितनी है? 1 क्योंकि आवेश 1 है। इन दोनों के आवेशों में फर्क है, इसका आवेश 1 है, इसका भी आवेश 1 है, लेकिन इसका आवेश +1 है और इसका आवेश -1 है। इसी प्रकार से क्लोराइड का भी आवेश 1, ब्रोमाइड का। अब देखिए अब तक जिन तत्वों की हमने चर्चा की थी वो आवेशित थे, धनावेशित थे या ऋणावेशित थे, लेकिन वो अकेले थे। अगर आप यहां देखें मैंने क्या लिखा हुआ है? अमोनियम NH4। ये एक परमाणु का नहीं बना, कितने परमाणुओं का बना है? देखिए नाइट्रोजन, यहां पे मैंने कोई संख्या नहीं लिखी हुई, तो नाइट्रोजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन के बाद कितनी संख्या लिखी हुई है? 4। तो कुल कितने परमाणु हो गए? 5। तो इस प्रकार के परमाणु, इस प्रकार के अणु क्योंकि एक से अधिक परमाणु हैं, तो इस प्रकार के अणु जिनमें एक से ज्यादा परमाणु हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक, यानी बहुत सारे परमाणु वाला अणु, तो बहुपरमाणुक अणु। और ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सभी के सभी बहुपरमाणुक आयन हैं, बहुपरमाणुक अणु वाले आयन हैं। आप देखिए अमोनियम के इधर प्लस लिखा हुआ, कोई संख्या नहीं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। हाइड्रोक्साइड OH-, कोई संख्या नहीं लिखी है, यानी कि इसकी जो आवेश है 1 है, तो संयोजकता भी कितनी हो गई? 1। इसी क्रम में नाइट्रेट, इसका आवेश 1 है तो संयोजकता भी 1। कार्बोनेट की तरह आप देखें ऊपर कितनी संख्या लिखी हुई है? 2, तो उसका आवेश कितना हुआ? 2, तो उसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 2। इसी प्रकार से सल्फाइड की संयोजकता 2, सल्फेट की संयोजकता 2, फॉस्फेट की संयोजकता 3, हाइड्रोजन कार्बोनेट की संयोजकता 1। बच्चों मैंने आपको आसान तरीके से संयोजकता निकालनी सिखा दी, यानी कि जिस आयन पर जितना आवेश होगा
उसकी संयोजकता भी उतनी ही होगी। इस संयोजकता की आवश्यकता हमें सूत्र बनाने में मदद करती है। अब हम सूत्र लिखने का अभ्यास करते हैं और उनका नामकरण का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम आयनिक यौगिकों की बात कर रहे थे, किसी भी आयनिक यौगिकों में दो प्रकार के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। यानी कि जो हम सूत्र का निर्माण करेंगे उसमें एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा। तो जब हम सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम धन आवेश वाले आयन को लिखते हैं और फिर उसके दाईं ओर हम ऋण आवेश वाले आयन को लिखते हैं। यानी कि आयनिक सूत्र बनाने के लिए हमें धन आयन की भी आवश्यकता पड़ेगी और ऋण आयन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम सूत्र का निर्माण करते हैं। हम एक धन आयन ले लेते हैं और एक ऋण आयन। तो पहले हमें धन आयन लेना होगा। तो देखिए ये सभी धन आयन है। मान लीजिए मैं इसमें से मैग्नीशियम को ले लेता हूं। मैग्नीशियम में कितना धनावेश है? 2 है। और मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां पे क्लोराइड को। जब हम सूत्र बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले मैं मैग्नीशियम लिखूंगा, क्योंकि ये धातु, जो भी धातु होता है या धनावेश वाला होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है किस स्थिति में? आयनिक यौगिकों की स्थिति में। तो मैग्नीशियम आप देखिए तो उस पर कितना आवेश है? +2। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 2। और अब मैं यहाँ पे क्लोराइड को लिखूंगा और आप देखिए ये जो क्लोराइड है इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है। तो मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की संयोजकता 1। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम को किससे गुणा करेंगे? क्लोराइड की संयोजकता से गुणा करेंगे तथा क्लोराइड को किसकी संयोजकता से गुणा करेंगे? मैग्नीशियम की संयोजकता से गुणा करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? Mg, ये कितनी संख्या से गुणा हुआ है? 1 से। और क्लोराइड कितनी संख्या से गुणा हुआ है? 2 से। लेकिन हम एक संख्या को लिखते नहीं है, तो हमारा सूत्र क्या बन गया? MgCl2। और इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे? देखिए मैग्नीशियम, तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा? मैग्नीशियम। और मैंने आपको बताया था क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये ऋणावेश वाला है तो इसको हम क्लोरीन ना बोल के क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे क्लोराइड, उसका नाम हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए हमने कितनी आसानी से एक सूत्र बना लिया। लेकिन इसके लिए आपको ये सभी तत्व, इनके नाम, इनके प्रतीक, इनकी संयोजकताएं याद करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम Al3+, और साथ में ले लेता हूं ऑक्सीजन को यानी ऑक्साइड को O2-। अब देखिए पहले क्या लिखूंगा? हम जानते हैं हमें पहले किसको लिखना होता है? धातु को या धनावेश वाले को। तो यहाँ पे धनावेश वाला क्या है? एल्यूमिनियम है। तो हम पहले एल्यूमिनियम लिखेंगे, फिर इसके बाद ऋण आवेश वाले को, जो धनावेश वाला होता है उसके दाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं किसको लिखूंगा? ऑक्सीजन को। और आप देखिए इस एल्यूमिनियम पे कितना आवेश है? +3। तो उसकी संयोजकता भी कितनी हुई? 3। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई? 2। अब मैं क्या करूंगा? एल्यूमिनियम को किससे गुणा करूंगा? ऑक्सीजन की संयोजकता से, तथा ऑक्सीजन को किससे गुणा करूंगा? एल्यूमिनियम की संयोजकता से। तो अब मेरा सूत्र क्या बन गया? Al2O3। और इसका नामकरण Al के लिए क्या था? एल्यूमिनियम, तथा O के लिए क्या चिन्ह था?
क्या शब्द था? ऑक्साइड। उसका नाम हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक उदाहरण और लेते हैं, लेकिन एक मैं विशिष्ट परिस्थिति वाला उदाहरण आपको बता रहा हूं। कोई भी सूत्र लिखने के लिए हमें एक धनायन चाहिए तथा एक ऋणायन चाहिए। मान लीजिए मैं ले लेता हूं कैल्शियम को और साथ में ले लेता हूं ऑक्साइड को। क्या करना है? सबसे पहले किसको लिखेंगे? धन आवेश वाले को Ca। कितना आवेश है? 2, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। ऑक्साइड संयोजकता कितनी है? 2। अब देखिए इस स्थिति में दोनों के दोनों की संयोजकता एक समान है, या हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति जहां पे संयोजकताएं एक समान हो या वो संयोजकताएं एक ही पहाड़े में आती हो, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या को कॉमन निकाला जा सकता है? 2 को। 2 कॉमन निकालने के बाद 2 एकम 2 यानी 1 रह गया, और यहाँ पे भी कितना रह गया? 1। अब इस स्थिति में मैं कैल्शियम को 2 से नहीं गुणा करूंगा, कॉमन निकालने के पश्चात बची हुई संख्या से गुणा करूंगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन को मैं 2 से गुणा नहीं करूंगा, 2 कॉमन निकालने के बाद जो संख्या बचती है उससे गुणा करूंगा। तो Ca भी 1 से और O भी 1 से, और मैंने आपको बताया था 1 को हम लिखते नहीं है, इसी प्रकार से O भी 1 से गुणा हुआ है तो CaO, और उसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए नामकरण में भी सबसे पहले जब हम नाम लिखते हैं तो धन आवेश वाले का नाम पहले लिखा जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड। अब तक जो मैंने सूत्र बनाए थे वो एकल परमाणु वाले थे, यानी कि जो कैल्शियम है ये भी एक परमाणु से था, ऑक्सीजन। अब हम सूत्र बनाएंगे एकल परमाणु और बहुपरमाणुक आयन के बीच में। देखिए जैसे कि सोडियम, सोडियम पे कितना आवेश होता है? +1, तो सोडियम की संयोजकता भी कितनी होगी? 1। मैं एक बहुपरमाणुक आयन लेता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया? हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? OH। यहां पे कोई संख्या नहीं लिखी तो उसकी संयोजकता कितनी है? 1। और मेरा सूत्र क्या बन गया? मैं सोडियम को किससे गुणा करूंगा? हाइड्रोक्साइड की संयोजकता से गुणा करूंगा, और हाइड्रोक्साइड को सोडियम की संयोजकता से गुणा करूंगा, और 1 को हम लिखते नहीं है तो हमारा सूत्र बन गया NaOH। और इसका नामकरण कैसे होगा? Na को क्या कहते हैं? सोडियम, और OH को हमने क्या नाम दिया था? हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नामकरण हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम फिर विशिष्ट परिस्थिति की बात करते हैं। मान लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखो अब मैं नाम पहले लिख देता हूं और उसका सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले किसे लिखना होता है? धन आयन वाले को एल्यूमिनियम। तो आपको मालूम पड़ गया कि एल्यूमिनियम इसमें Al3+ है, और हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या है? OH-। जब हम सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? धातु को लिखेंगे या धनायन वाले को लिखेंगे, यानी Al। और इस पे कितना आवेश है? 3, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हुई? 3। और ऋण आवेश वाले को बाद में हाइड्रोक्साइड।
इस पे आवेश कितना है 1, तो संयोजकता भी कितनी हुई 1। अब हमें किस बात का ध्यान देना है, जब बहुपरमाणुक आयन को गुणा करने वाली संख्या, देखिए यहां पे जो हाइड्रोक्साइड है किससे गुणा होगा, एल्यूमिनियम की संयोजकता से। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है 2। जब बहुपरमाणुक आयन से गुणा करने वाली संख्या 1 से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में बहुपरमाणुक आयन के दोनों ओर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। हम ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब मैं से एक बार पुनः कोष्ठक को मिटा रहा हूं, ब्रैकेट को मिटा रहा हूं। देखिए जब बहुपरमाणुक आयन से गुणा करने वाली संख्या कितने से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, तो इस स्थिति में यहां पे कितनी है 3 है, तो आप क्या लगा दोगे, कोष्ठक लगा दोगे। हाँ, अगर यहाँ पे संख्या 1 होती तो मेरे को ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और एल्यूमिनियम को कितनी संख्या से गुणा करूंगा, 1 से, तो अब मेरा सूत्र क्या बन गया, Al, संख्या 1 को लिखते नहीं है और एक कोष्ठक लगा दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा Al, एल्यूमिनियम, और OH माइनस क्या था, हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैं 2 उदाहरण और प्रैक्टिस करके दिखाता हूं आपको। देखिए साथ के साथ एक हम बना लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम और फॉस्फेट, और एक बना देता हूं एल्यूमिनियम और फॉस्फेट, एल्यूमिनियम और फॉस्फेट। तो देखिए बच्चों, मैग्नीशियम लिखा क्योंकि धनावेश वाले को पहले लिखते हैं, आवेश कितना है 2, तो संयोजकता कितनी होगी 2। फॉस्फेट बहुपरमाणुक आयन है और आवेश 3, संयोजकता 3। अब मैग्नीशियम तो किससे गुणा होगा 3 से, और फॉस्फेट किससे गुणा होगा 2 से। लेकिन यहाँ पे हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब बहुपरमाणुक आयन, ये बहुत सारे परमाणुओं से बना हुआ है, 1 से अधिक संख्या से गुणा होता है तो उस समय हमें क्या लगाना पड़ता है, कोष्ठक लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। और अब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, Mg, मैग्नीशियम 3 से गुणा हुआ था और ब्रैकेट लगाया PO4, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2। अब एल्यूमिनियम फॉस्फेट का सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम आवेश कितना है 3, तो संयोजकता भी कितनी होगी 3। फॉस्फेट आवेश कितना है 3, तो संयोजकता भी 3। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या फॉस्फेट पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं। क्यों नहीं, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब 2 आयनों की संयोजकता एक समान हो तो हम क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो कितना कॉमन निकल जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी अब यहाँ पे संख्या कितनी रह गई 1। और मैंने बताया था जब गुणा करने वाली संख्या 1 हो तो कोष्ठक लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे हमें कोष्ठक लगाना पड़ा क्योंकि गुणा करने वाली संख्या 1 से अधिक थी, और यहाँ कॉमन निकालने के पश्चात क्या बच गया 1, और इस स्थिति में हमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुणा करने वाली संख्या 1 है। अगर 1 से अधिक हो तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पे हम फॉस्फेट पे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। और इसी प्रकार से एल्यूमिनियम किससे गुणा होगा 1 से, तो हमारा सूत्र क्या बन गया Al, 1 को लिखते नहीं है, और PO फॉर एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एक अभ्यास और कर लेते हैं। तो मैंने सारे नियम आपको बताए, एक बार मैं उसको समराइज करूंगा, क्या क्या नियम बताए थे। इससे पहले एक अभ्यास और कर लेते हैं, अमोनियम को उदाहरण ले लेते हैं। अमोनियम NH4+, और इसके साथ कोई भी ऋण ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं इसके साथ हाइड्रोक्साइड। किसको पहले लिखेंगे,
धनावेश वाले को NH4, आवेश एक है तो संयोजकता भी एक, हाइड्रोक्साइड आवेश एक है तो संयोजकता भी एक, और यहाँ पे हमें दोनों ही बहुपरमाणुक आयन है लेकिन हमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों किससे गुणा हो रहे हैं? एक से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की संयोजकता से गुणा होगा और हाइड्रोक्साइड अमोनियम की संयोजकता से गुणा होगा, तो हमारा सूत्र बन गया NH4OH, और इसका नाम क्या हो जाएगा? NH4 का क्या नाम था? अमोनियम और हाइड्रो ऑक्साइड। एक अभ्यास और कर लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम +2 सल्फेट 2 माइनस, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? आवेश 2 है तो 2, आवेश 2 तो संयोजकता 2, 2 कॉमन निकाला, कितना रह गया? 1। ये भी 1 से गुणा होगा, ये भी 1 से गुणा होगा, और यहाँ कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुणा करने वाली संख्या कितनी है? 1 है। तो हमारा सूत्र क्या बन गया? CaSO4। तो एक बार पुनः हम रिवाइज कर लें कि हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी हम कोई सूत्र लिखते हैं तो उसमें धन आवेश वाले को कहाँ लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है, और ऋण आवेश वाले को उसके दाईं ओर लिखा जाता है। फिर जो भी हम आयन लेते हैं उसकी संयोजकता को उसके नीचे लिखते हैं, और कैल्शियम की संयोजकता 2 है और यहाँ पे सल्फेट की संयोजकता 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? कॉमन वाला ध्यान रखना। जहाँ पे संयोजकता एक समान हो या किसी एक ही पहाड़े में आती हो तो उस समय स्थिति में आपको क्या निकालना पड़ता है? कॉमन निकालना पड़ता है। और जब गुणा कर बहुपरमाणुक आयन और गुणा करने वाली संख्या अगर 1 से ज्यादा हो तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, कोष्टक लगाना पड़ता है, नहीं तो नहीं लगाना।